Hello everyone, this is your revision video of history. Our next topic is administrative towns. Administrative towns वो होते थे जहाँ पर रूलर्स रहते थे, जो भी राजा होते थे जो रूल करते थे वो उनकी कैपिटल सिटी होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मीन्स वहाँ से वो अपना शासन रूल करते थे। वहाँ पर राजा लोग रहते थे और साथ में उनके जितने भी ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि उनके नोबल्स हुए, उनके ऑफिसर्स हुए, उनके कोर्टिसन्स हुए जो उनके कोर्ट में बैठते थे, उनके सोल्जर्स, फिजिशियंस, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स, ये सारे लोग उनके साथ उसी टाउन में रहते थे। अब इतने सारे लोग रहते थे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती थी, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, डेकोरेटिव आइटम्स, ऑर्नामेंट्स, पेपर, टूल्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ों की नीड उन लोगों को होती थी। उसके लिए उन लोगों ने आर्किटेक्ट्स, मैसॉन्स, स्कल्पचर्स और अदर लेबरर्स की भी नीड होती थी उनके पैलेसेस बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, या और भी कोई बिल्डिंग्स पीपल के वेलफेयर के लिए बनाने के लिए उन्हें नीड होती थी इन लोगों की। इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में सेटल होने लग गए। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो दिल्ली सिटी है वो कैसे डेवलप हुई एज ए कैपिटल तोमर और चौहान किंग्स की अंडर दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स बाद में। और जो मैग्निफिशेंस है आगरा की, फतेहपुर सिकरी की जो कि ये भी कैपिटल थी मुग़ल रूलर्स की, हम्पी जो कि कर्नाटक में था, पाटन गुजरात, दौलताबाद जिसको देवगिरी कहा जाता है महाराष्ट्र, और थंजावुर इन तमिलनाडु, ये कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं मिडिवल पीरियड के। तो हम थंजावुर के बारे में पढ़ेंगे। थंजावुर जो है वो कावेरी रिवर के नियर सिचुएटेड है और वो एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था जो कि कैपिटल था मिडिवल चोलास का। चोला किंग्स ने यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस बनाए थंजावुर में। ओके, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। नेक्स्ट, टेम्पल और रिलीजियस टाउन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कौन से होगा जहाँ पर रूलर्स रहते थे, वहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। नेक्स्ट है टेम्पल और रिलीजियस टाउन्स। अब जो राजा होते थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पावर शो कर सके, अपना वेल्थ बता सके कि हम लोग कितने रिच हैं, कितने डिवोटेड हैं डिटीज़ के टूवर्ड्स। तो वो उसके लिए वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था इसलिए ताकि लोग वहाँ पर जाके वर्शिप कर सके। Kings employed a large number of priests, artisans such as sculptors and metal workers, cleaners, cookers, dancers, musicians to perform rituals and maintain the temples. अब टेम्पल बना तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिस्ट भी रहते थे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला, आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट मिला, स्कल्प्टर्स, मेटल वर्कर्स, क्लीनर्स, कुक, डांसर्स, म्यूजिशियंस, इन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था टेम्पल्स के थ्रू। सो लोगों ने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया, टेम्पल्स के अराउंड सेटलमेंट होने लग गए। पिलग्रिम्स फ्रॉम वेरियस डिस्टेंट एंड नियर बाय प्लेसेस विजिटेड दिस टेम्पल्स इन लार्ज नंबर्स। जो तीर्थ यात्री आते थे, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री, वो लोग दूर दूर से भी आते थे और नियर बाय प्लेसेस से भी आते थे टेम्पल को विजिट करने के लिए। तो अब इतने सारे लोग आएंगे टेम्पल को विजिट करने के लिए तो उनको रहने के लिए रेस्ट हाउसेस की भी नीड होती थी, और फूड, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, मटेरियल्स टू वर्शिप द टेम्पल डिटीज़, ये सारी चीज़ों की उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी। तो इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए टेम्पल्स के अराउंड लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, जैसे कुछ मर्चेंट्स हो गए, कुछ आर्टिसंस हो गए, उन लोगों ने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। टेम्पल को बहुत सारी लैंड और मनी भी ग्रांट की जाती थी किंग्स के थ्रू ताकि वहाँ पर रिचुअल्स हो सके, जो पिलग्रिम्स आते वो लोग फीड कर सके, प्रिस्ट जो होते थे उन लोगों को भी खाना चाहिए होता था फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो पिलग्रिम्स में स्पेशली जो रिच मर्चेंट्स और नोबल्स आते थे वो लोग डोनेशन भी दे के जाते थे टेम्पल्स में। इस तरह से टेम्पल्स से बहुत सारी वेल्थ आती थी जो कि फिर उसके लिए बैंक सेटअप किए गए, मनी लैंड की जाने लगी ट्रेडर्स को। इस तरह से अर्बन सेटलमेंट फॉर्म होने लग गया टेम्पल्स के अराउंड, जिसे कहा जाने लग गया टेम्पल टाउन्स। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस टेम्पल टाउन इवॉल्व इज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। टाइम के साथ साथ ये टेम्पल टाउन्स इम्पॉर्टेंट सेंटर भी होने लग गए लर्निंग और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पर बैठ के लोग पढ़ाई भी करते थे, कुछ सीखते भी थे। कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स मिडिवल इंडिया के हैं
भीला स्वामीन और विदिशा ये मध्य प्रदेश का है, सोमनाथ ये गुजरात का है, कांचीपुरम और मथुरा ये तमिलनाडु के हैं, एंड तिरुपति ये आंध्र प्रदेश का। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस टाउन्स है। ओके, नेक्स्ट है हम्पी, site of Vijayanagar city, which was the capital of powerful Vijayanagar kingdom between 1336 CE and 1565 CE, is known as Hampi। जो विजयनगर सिटी थी उसकी वो कैपिटल थी पावरफुल विजयनगर किंगडम की बिटवीन 1336 CE एंड 1565 CE में, जिसे नाम दिया गया हम्पी। ये कहाँ पर थी? हम्पी जो साइट थी ये लोकेटेड थी बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन मॉडर्न कर्नाटक में। जब हम्पी we know about Hampi through its ruins and accounts of foreign travelers who visited the city during the reign of various rulers of Vijayanagar kingdom. Niccolo Conti from Italy, Abdur Razak from Persia, Domingo Pace have left a detailed account of Vijayanagar and its people. ये सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे इन लोगों ने बहुत कुछ बताया है हम्पी सिटी के बारे में, विजयनगर किंगडम के बारे में। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस भी सजेस्ट करते कि हम्पी जो थी एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। उसकी जो वॉल्स थी वो कंस्ट्रक्ट की गई थी इंटरलॉकिंग से, जिसमें कि स्टोन्स को ब्लॉक किया जाता है, मोटर और सीमेंटिंग एजेंट नहीं यूज़ किए जाते हैं। वो नेचुरली प्रोटेक्टेड भी थी रिवर तुंगभद्रा की वजह से, नॉर्थ में और हिल्स में, अदर 3 साइड्स में हिल्स थी और नॉर्थ साइड में रिवर तुंगभद्रा थी। इस वजह से वो नेचुरली भी प्रोटेक्टेड थी। इस वजह से इसे कैपिटल सिटी भी चूज़ किया गया था। ओके, नेक्स्ट आर रीजनल कल्चर्स, लैंग्वेज एंड रिलीजियस एंड रीजनल ट्रेडिशंस। ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस सच एज गुजराती, मराठी, बंगाली, मलयालम डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। मिडिवल टाइम पीरियड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी इंडियन रीजन में, जैसे कि गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, मलयालम है। ये लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई थी लोकल डायलेक्ट्स ऑफ द रीजन। डायलेक्ट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ लोकल लैंग्वेज, जहाँ की जो लैंग्वेज लोकली यूज़ की जाती है दैट इज़ डायलेक्ट। तो ये लैंग्वेज इवॉल्व हुई थी लोकल डायलेक्ट्स से उस रीजन के, और इन्फ्लुएंस हुई वेल डेवलप्ड लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत और पर्शियन अडॉप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ दिस रीजन। जो रीजनल लैंग्वेजेस होती थी वो पॉपुलराइज्ड हो गई भक्ति साइंस में, जो कि उन्हें प्रीचिंग में यूज़ करते थे। जब वो लोग पढ़ाते थे तो वो लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करने लग गए। बहुत सारे रूलर्स जैसे कि चेरास, चोलास, पालास, इन्होंने भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को पैट्रोनाइज्ड किया। देन रीजनल ट्रेडिशंस, जो आइडियल्स और एस्पिरेशंस होते थे रीजनल रूलर्स में वो इन्फ्लुएंस करते थे ट्रेडिशन को भी। ऐसा ही एक ग्रुप था रीजनल रूलर का जिसे जो कि राजपूत डायनेस्टीज़ में था, जो कि अभी प्रेजेंट है राजस्थान में, 8th सेंचुरी CE में था। जो राजपूत वॉरियर्स थे वो हेरोइक आइडियल्स ऑफ ब्रेव एंड करेजियस वॉरियर्स, वो किसके लिए जाने जाते थे राजपूत रूलर्स? उनके ब्रेवरी, उनके करेज के लिए उन्हें जाना जाता था। हु चूज टू डाई फाइटिंग फॉर देयर ऑनर रेदर देन एक्सेप्ट डिफीट इन द बैटल फील्ड। वो मरना पसंद करते थे फाइटिंग में, लेकिन हारते नहीं थे। जो हेरोइक डीड्स ऑफ राजपूत्स वर केप्ट अलाइव इन द पोएम्स एंड सॉन्ग्स, जो पोएम्स और सॉन्ग्स उन लोगों के लिए लिखी गई है उसमें बताया जाता है कि वो लोग कितने ब्रेव थे। राजपूत विमेन जो थी वो उन्हें भी स्टोरीज में मेंशन किया गया है कि समटाइम्स दे आर डिस्क्राइब्ड एज कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज राजपूत मैन फॉट टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर और टू विन देयर अटेंशन। दिस स्टोरीज ऑल्सो नरेट द ग्लोरी ऑफ ब्रेव राजपूत वुमेन हु प्रेफर्ड डेथ टू डिसऑनर एंड कमिटेड जोहर। जो राजपूत मैन होते थे वो लोग फाइट करते थे उनके ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका अटेंशन विन करने के लिए। ऐसी ही कुछ स्टोरीज ब्रेव राजपूत विमेन की ग्लोरी को भी ग्लोरीफाई करती है, जो कि डेथ को प्रेफर करती थी बजाय डिसऑनर के, और वो कमिट करती थी जोहर। जोहर क्या होता है? कस्टम होता था जो जिसमें कि जो राजपूत विमेन होती थी, जितने भी राजा की रानियाँ होती थी या उनके महल में जितनी भी दासियाँ होती थी वो लोग सब जोहर करती थी, मीन्स एक आग में अपने आप को समर्पित कर देती थी, बजाय कि दुश्मनों के हाथ में जाने से बजाय वो अपने आप को खुद ही आग में समर्पित कर देती थी। अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी हो तो उसमें लास्ट में बताया गया है, ठीक है, वो होता था जोहर। दे ऑल्सो ग्लोरीफाइड द वुमेन हु कमिटेड सती। बहुत सारी वुमेन सती को भी
कमिट करती थी इन ह्यूमन प्रैक्टिस दैट वाज लेटर अबॉलिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जिसे कि बाद में ब्रिटिश रूल के द्वारा अबॉलिश किया गया है। सती में क्या होता था, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो चिता पर उसकी वाइफ भी बैठ जाती थी। इन दिस वे राजपूत ट्रेडिशन ऑफ चिवालरी, ब्रेवरी, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप एंड लव बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राजस्थानी कल्चर। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ कथक। ये डांस फॉर्म है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। कौन सा? भरतनाट्यम। जो क्लासिकल डांसेस आर बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स एंड रिक्वायर लॉन्ग ईयर्स ऑफ रिगोरस ट्रेनिंग टू एक्वायर द राइट स्किल ऑफ डांस मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो रिलीजियस थीम्स पर बेस्ड होते हैं और उसमें बहुत सालों की ट्रेनिंग लगती है, तभी वो राइट स्किल्स सीख पाते हैं। डांस मूवमेंट्स जो होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, क्लासिकल डांस जो होते हैं उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं किए जाते हैं। मैनी फोक डांसेस ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डांसिंग स्किल्स एंड एक्सप्रेशंस बट दे डू नॉट रिक्वायर सच रिगरस ट्रेनिंग एज नीडेड फॉर लर्निंग अ क्लासिकल डांस फॉर्म। क्लासिकल डांस फॉर्म में मेनली फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और मूवमेंट्स होते हैं। जो डांस फॉर्म से उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया ऐसे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। कथक जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया का है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली जो है वो केरल का है, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर का। ये सारे डांस फॉर्म्स हैं अलग अलग स्टेट्स के। मोस्टली जो डांस फॉर्म है वो इनिशियली परफॉर्म किए जाते थे टेम्पल्स में, लेकिन बाद में इवॉल्व होते गए ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। कथक डेवलप्ड सम डिस्टिंक्ट स्टाइल्स एंड फीचर्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती थी? जो रूलर्स होते थे वो अपनी ऑटोबायोग्राफी को शो करते थे पेंटिंग्स के थ्रू। सो ये जो ट्रेडिशन था मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने का, ये कब डेवलप हुआ था? मिडिवल पीरियड में। और फिर बाद में बहुत सारे रूलर्स और जो रिच पर्सन थे उन्होंने इसे प्रमोट किया। ये स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती थी जो कि क्रिएट की जाती थी क्लॉथ के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर वाटर कलर से। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स थे वो पाम लीव्स पे बनाए जाते थे या किसी वुड पे बनाए जाते थे और कुछ रिलीजियस थीम्स होती थी। बाद में जब पाला रूलर्स आए बंगाल के, उन्होंने मिनिएचर्स को यूज़ किया। उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इलस्ट्रेट किया और बहुत सारे मिनिएचर्स वेस्टर्न इंडिया में इलस्ट्रेट करते जैन टेक्स्ट को। देन हैदराबाद, चिन किलिच खान जिन्हें कि निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ भी कहा जाता था, ये फाउंडर थे हैदराबाद स्टेट के। ओके, ये एक मुग़ल नोबल थे जिनकी हाई रैंक थी, इन्हें ज़ात रैंक दी जाती थी 7000 की। ये गवर्नर थे बीजापुर के औरंगज़ेब के डेथ के टाइम पीरियड में। बाद में मुग़ल एम्पर बहादुर शाह ने इन्हें डेक्कन में शिफ्ट कर दिया और फिर इन्हें अवध का गवर्नर बना दिया। ये मोस्ट पावरफुल मेंबर थे उनके कोर्ट के, मुग़ल एम्पर फारूक सियार के। इन्हें अपॉइंट किया था गवर्नर डेक्कन प्रोविंसेस का और इन्हें अवार्ड किया था इस टाइटल से, निज़ामुल मुल्क के टाइटल से इन्हें अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट, मुग़ल एम्पर मोहम्मद शाह कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ असफ जाह एंड अपॉइंटेड हिम एज द वज़ीर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर। बाद में मुग़ल एम्पर आए मोहम्मद शाह, उन्होंने इन्हें टाइटल दिया असफ जाह का और इन्हें अपॉइंट किया गया वज़ीर उस एम्पायर का। बाद में जब राइवलरी हुई मुग़ल नोबल्स के बीच में तो पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ती गई डेक्कन की। असफ जाह फिर डेक्कन में आ गए और इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया 1724 CE में। इन्होंने स्टार्ट किया असफ जाही डायनेस्टी और अपॉइंट किए अपने खुद के मनसबदार और जागीरदार ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें हेल्प कर सके। उनके पास स्किल्ड सोल्जर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे नॉर्दर्न इंडिया के, जिससे इन्होंने न्यू स्टेट को मैनेज किया और कंटिन्यूसली बैटल्ड किया मराठास के साथ। और जो नायक्स होते थे तेलुगु वॉरियर चीफ्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। असफ जाह को फर्टाइल टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पर इन्होंने सीज किया, बट इन्हें स्टॉप कर दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। वहाँ पर उनकी पावर इंक्रीज़ हो रही थी इसलिए। देन वतन जागीर्स ऑफ राजपूत, जो राजपूत रूलर्स थे वो उन्होंने एक्सेप्ट किया मुग़ल सॉवरेनिटी को और एक्सेप्शनली सर्व्ड किया वेल, गिवन बैक देयर ऑन टेरिटरीज एज जागीर। उनकी जो टेरिटरीज होती थी उसे वो लोग जागीर कहते थे।
अ जागीर दैट असाइन्ड वाज कॉल्ड द वतन जागीर। उस जागीर को नाम दिया गया वतन जागीर। वतन जागीर जो थी वो हेरिडिटरी होती थी और नॉन ट्रांसफरेबल होती थी, मीन्स जो किसी के फादर की थी वो फिर उन्हीं के सन को मिलती थी, हेरिडिटरी थी, वो किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं होती थी। राजपूत वर गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर वतन जागीर्स। जो राजपूत होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने वतन जागीर को एडमिनिस्टर कर सके। जैसे पावर ऑफ मुगल्स ड्विंडल इन 18th सेंचुरी, राजपूत रूलर्स ऑफ वतन जागीर बिगैन टू ब्रिंग देयर नेबरिंग रीजन्स अंडर देयर कंट्रोल। जैसे मुगल पावर्स वीक होती गई 18th सेंचुरी में, राजपूत रूलर जो थे वतन जागीर्स के, उन्होंने अपने नेबरिंग रीजन्स को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जो रूलर थे अम्बेर के, उन्होंने लार्ज एरियाज ऑफ बूंदी को भी एनेक्स कर लिया, और जो जोधपुर के रूलर थे उन्होंने नागपुर को भी सीज कर लिया। Some of them, like Raja Ajit Singh of Jodhpur, got involved in rivalries of Mughal court and became successful in obtaining powerful positions from the emperors. ऐसे ही सवाई राजा जय सिंह जो थे अम्बेर के और राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, ये सूबेदार थे, सूबेदार बनकर रिच प्रोविंसेस ऑफ मालवा और गुजरात के, और उन्होंने अपनी सूबेदारीज रिन्यू की मोहम्मद एम्पर जहांदार शाह से 1713 CE में। सवाई राजा जय सिंह ने न्यू कैपिटल बनाई जयपुर में, और उन्होंने उसे इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट एंड साइंटिफिक लर्निंग में कन्वर्ट कर दिया। 1740s में मराठा कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन राजस्थान एंड स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ राजपूत स्टेट्स। 1740s में फिर मराठास आए, उन लोगों ने राजस्थान पर अटैक किया और राजपूत स्टेट्स को एक्सपैंड होने से बंद कर दिया। नेक्स्ट है मराठा किंगडम। लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी CE में शिवाजी ने मराठा किंगडम को बनाया था। हु फाउंडेड मराठा किंगडम? शिवाजी, विथ रायगढ़ एज इट्स कैपिटल, और रायगढ़ उनकी कैपिटल थी। ही वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल मराठा वॉरियर चीफ्स नॉन एज देशमुख्स। जो मराठा चीफ्स होते थे, वॉरियर चीफ्स पावरफुल, जिन्हें कहा जाता था देशमुख्स, वो शिवाजी को सपोर्ट करते थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई जिसमें कि स्विफ्ट और एक्टिव फार्मर हर्डर्स होते थे, जिन्हें कहा जाता था कुनबीस। वो बैटल फाइट करने की ओपन बैटल्स फाइट करने की बजाय गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज़ करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में क्या होता है, कहीं भी वो हिल्स में हाइड करके, मतलब छुपे हुए रहते हैं, और जब एनिमी को पता नहीं होता है सामने वाले को, अचानक से वार कर देते थे। शिवाजी मैनेज्ड हिज टेरिटरीज विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स कॉल्ड अष्टप्रधान दैट वाज हेडेड बाय पेशवा who belonged to the community of चितपवन ब्राह्मण्स। शिवाजी अपने टेरिटरी को मैनेज किसके हेल्प से करते थे? उनका काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स होते थे, जिन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान, जिन्हें की हेड कौन करते थे? पेशवा, जो कि चितपवन ब्राह्मण की कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। शिवाजी के डेथ के बाद पेशवा सक्सेसर बने उनके, और बिटवीन 1749 CE एंड 1818 CE में वो बिकेम हेरिडिटरी रूलर्स बन गए मराठा एम्पायर के। ओके।